हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। मैं आपको आज EPFO 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसकी इंग्लिश सॉल्व करवाऊंगा। जो भी स्टूडेंट्स इस बार की 2023 की रिक्रूटमेंट को फिल कर रहे हैं उनके लिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश है वो 20 नंबर कंट्रीब्यूट कर रही है और ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो एक एग्ज़ाम से थोड़े से, किसी भी एग्ज़ाम से थोड़े से डिफरेंट हैं, ट्रिकी हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने इस पेपर की तैयारी करनी है तो मुझे इस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही वेगली कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहे हैं या फिर रैंडमली कोई भी कोर्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप वोकैबुलरी ही पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ आप ग्रामर ही पढ़ रहे हैं या फिर आप आरसीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ ये देखा होगा कि हाँ जी की सिर्फ वोकैबुलरी आ गई तो एक बुक खरीद ली होगी कोई ना कोई और उस बुक से सिनोनियम एंटोनियम पढ़ने शुरू कर दिए होंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि वो चीज़ इस पेपर में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, लास्ट में फिर बाकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जनरली कोई भी अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो 3 पैरामीटर्स होते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यहाँ पे आरसी पैसेज होता है अगर, या फिर बात करें PQRS होता है। लेकिन 2021 में आरसी पैसेजेस या फिर PQRS वगैरह नहीं देखे गए या फिर क्लोज टेस्ट नहीं देखा गया। सारे क्वेश्चंस 20 के 20 क्वेश्चंस या तो ग्रामर से पूछे गए हैं या फिर वोकैबुलरी से पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक पहला क्वेश्चन है, आपने एक बार इसको ट्राई करना है अगर आपने नहीं किया। चलिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग। मतलब हमें ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड ढूंढना है। सबसे पहले देखो, शी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लेविश पार्टीज ऑन बर्थडेज। तो यहाँ पे उसने एक वर्ड को अंडरलाइन किया, कौन सा, लेविश। इसका ऑपोजिट हमें ढूंढना है। जब ऑप्शन आप देखोगे, फ्रगल, डिसेंट, चीप, स्ट्रेंज, जब पहला क्वेश्चन ही इतना घातक आ जाएगा तो एक जो स्टूडेंट है वो घबरा जाएगा कि अब इसका क्या टिक करूं। सबसे पहले एक बेसिक मीनिंग जो माइंड में आता है लेविश का, वो ये तो पता होगा कि इट इज रिलेटेड टू रिच, है ना, ये हमें समझ आ गया इतना, ठीक है। चलो, इसी वजह से अब आप देखोगे कि इसका जो एंटोनियम है वो क्या हो सकता है, वो फ्रुगल हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, चीप हो सकता है, स्ट्रेंज हो सकता है। 80% स्टूडेंट्स बिना सोचे चीप पे लगा के आगे निकल जाएंगे। आपको इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना है कि कितना ट्रिकी पेपर सेट किया है। जिस भी बंदे ने इसको सेट किया, बड़ा जबरदस्त पेपर सेट किया है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, फ्रुगल का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लेविश का मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग मोर देन डिजायर्ड, ठीक है। उसके बाद फ्रगल का मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग एज पर मीन्स। देसी भाषा में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। डिसेंट का मतलब बहुत सारी चीजों में बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। वेल कल्चर्ड भी हो सकता है और ये रिच भी हो सकता है ना। डिसेंट फैमिली से मैं आता हूँ, हम्बल फैमिली का मतलब पुअर फैमिली हो सकता है। तो ये उस तरीके का वर्ड हो गया। चीप एक वर्ड हो गया, स्ट्रेंज एक वर्ड हो गया। स्ट्रेंज का मतलब अनयूजुअल हो गया, तो ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। अब आप देखोगे डिसेंट भी रिचनेस को रेफर कर रहा है, तो ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। 2 वर्ड बचे, एक है फ्रगल, एक है चीप, है ना। तो इसको हम देखते हैं चीप। चीप का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव। या फिर मैं आपको बोलूं कॉस्टिंग फ्यू बक्स या कॉस्टिंग लेस मनी, कुछ भी लिख लो, है ना। अब ध्यान से समझना, स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि लेविश का मतलब क्या है कि मैं जरूरत से ज्यादा खर्च रहा हूं, वो मेरे पे बात आ रही है, उस कंटेक्स्ट में मैं हूं, मेरी स्पेंडिंग मनी की बात हो रही है। और अगर मैं बात करूं फ्रगल की, फ्रगल का मतलब क्या है, मैं सिर्फ उतना खर्च रहा हूं जितने की मुझे जरूरत है, और अगर जितने की मुझे जरूरत है उससे मैं कम खर्चूंगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइजर, मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस, ठीक है। तो माइजर एक ऐसा प्राणी होता है, ये नाउन होता है, ध्यान रखना, ही इज अ माइजर,
ठीक है, तो वो कंजूस मक्खी चूस है, तो उसका मतलब जितना उसको खर्चना चाहिए उससे वो कम खर्चता है। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अ फ्रगल एंड बीइंग अ माइजर। तो आपने ये लाइन बहुत अच्छे से सुनी होगी कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब यही है कि एक फ्रगल होने में और एक माइजर होने में बहुत एक लाइन का डिफरेंस होता है, फाइन डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे चीप का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इनएक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। तो इसी वजह से इसका मतलब तो है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, और इसका मतलब क्या, जितनी ज़रूरत है उतना खर्च कर रहे हो। तो ये आपस में दोनों में ऑपोजिट वर्ड हो गए, तो इसी वजह से ए इज़ द राइट आंसर, नॉट सी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और रिच के मैं आपको एक दो सिनोनिम और भी बता देता हूँ। जैसे हमने लेविश देखा, हमने इसका सिनोनिम क्या देखा, रिच। एक वर्ड होता है एफुलेंट, ये भी एडजेक्टिव है। एक वर्ड होता है ओपुलेंट, ठीक है। रिच का मतलब जो अमीर है, एफुलेंट का मतलब जो थोड़ा सा ज़्यादा अमीरी की तरफ जा रहा है ना। और ओपुलेंट का मतलब क्या होता है कि लेविश। ओपुलेंट का मतलब क्या होता है, लेविश। जैसे मैं बोलूँ कि ओपुलेंट वॉल्स, ओपुलेंट ड्राइंग्स, है ना, तो बहुत ज़्यादा देखने में शानदार हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेविश। आई होप आपको वर्ड समझ आ गया होगा और इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैलर। वैलर का मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है। वैलर का मतलब होता है करेज, साहस, ठीक है जी। इसका एंटोनिम हमें ढूंढना है। तो क्लमजीनेस, कॉवर्ड को आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है। सेल्फिशनेस, टैक्टलेसनेस, है ना। तो सबसे पहले आप सबको इसका आंसर शायद पता चल गया होगा। इसका जो आंसर होगा वो डरपोक की तरफ होगा, है ना। पावर ना होनी, करेज ना होना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉवर्ड्स। तो कॉवर्ड, सॉरी। अब यहाँ पे देखो पहला वर्ड, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। क्लमजी, क्लमजी से वर्ड बना। क्लमजीनेस एक नाउन है, क्लमजी जो है ये एक एडजेक्टिव होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा डेक्स्टर। बचपन में एक वो आपने सीरियल देखा होगा जिसमें डेक्स्टर आता था ना, ठीक है। डेक्स्टर से वर्ड बनता है डेक्स्ट्रस। जिस वर्ड के पीछे हम OUS लगा देते हैं वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना आपने इनको सारी चीज़ों को। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है कि शोइंग ग्रेट स्किल्स, showing great skills with your hands। आपने देखा होगा कि वो जो डेक्स्टर सीरियल आता था वो अपने दोनों हाथों से लिखता था, या फिर 3 इडियट्स में जो वो प्रिंसिपल था दोनों हाथों से लिखता था। इसी वजह से उनको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब दोनों, ठीक है। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब जिसके दो मीनिंग हो। तो एम्बी का मतलब क्या होता है, टू। तो डेक्स्ट्रस का मतलब जो अपने हाथों के साथ, हाथ के साथ स्किलफुल हो, तो जिसके दोनों हाथ काम करें, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। अब इसका ऑपोजिट वर्ड होता है क्लमजी। अ क्लमजी वेटर। क्लमजी वेटर का मतलब क्या है कि वेटर आपके पास कोई चाय लेके आया, कोई जूस लेके आया, उसने आपके पास आते आते गिरा दिया। जो अपने हाथों से काम ना कर सके, जो जिसके हाथ बहुत अच्छे तरीके से काम ना कर रहे हो, तो उस तरीके से हम इस वर्ड को डिफाइन करते हैं। क्लमजी वेटर आप याद रखना, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट ये तो हो नहीं सकता। सेल्फिशनेस ने आपको पता होगा मीनिंग। टैक्ट, टैक्ट का मतलब समझाता हूँ। टैक्ट एक नाउन होता है बेसिकली, और टैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको टैक्टिस आते हैं, उसके पास टैक्टिस बहुत है ना। तो टैक्टिस का मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप कितना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कितना अच्छे से डील कर सकते हैं किसी सिचुएशन में या किसी इंसान के साथ, दैट इज कॉल्ड टैक्ट, है ना। और जब आप इसके साथ किसी भी वर्ड के साथ लेस लगा देते हो या फुल लगा देते हो, तो इसका मतलब होता है डिवॉइड ऑफ समथिंग, तो आपने उस चीज़ को निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मीनिंग, अब आपने क्या किया, मीनिंग के साथ लेस लगा दिया, तो मीनिंगलेस का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें मीनिंग नहीं है, है ना। इट डज नॉट कंटेन एनी मीनिंग। अगर आप इसके साथ फुल लगा देंगे तो इसका मतलब उसमें मीनिंग भरा जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, और एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ। जब आपने मीनिंग लिखा, अब इसके साथ जब आप फुल लिखोगे ना तो सिंगल एल लगेगा, डबल एल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो सुफिक्स लगता है ना किसी भी वर्ड के बाद, तो डबल एल नहीं लगता। ब्यूटीफुल के साथ एल लगता है, डबल एल लगता है, सिंगल, तो सिंगल एल लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ स्पॉटलेस, मैं बोलूँ माइंडलेस। माइंडलेस का मतलब क्या है, रेकलेस, थॉटलेस, है ना। तो वो अपना माइंड ही नहीं यूज़ कर रहा कोई इंसान। माइंडफुल का मतलब क्या है कि हाँ गुड जजमेंट या फिर साउंड जजमेंट, तो उस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो टैक्टलेस, जब आपने टैक्टलेस लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें वो टैक्टिक्स नहीं है, जिसको डील करना नहीं आता। और जब भी किसी वर्ड के पीछे नेस लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका नाउन। दोबारा से ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ स्वीट, स्वीट एक एडजेक्टिव है, इसके साथ आप लगा दोगे नेस,
तो स्वीटनेस एक नाउन बन जाएगा, ठीक है। नेस का मतलब वो स्टेट, वो स्थिति, स्वीटनेस, इस चीज़ की स्वीटनेस, उस चीज़ की स्थिति कितनी है, उसमें कितनी स्वीटनेस है। स्वीट का मतलब क्या कि उसमें स्वीटनेस होगी, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको। तो वेलर का मतलब क्या होता है, करेज, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉवर्डियस। नेक्स्ट, दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। तो एक फिर से एक वैसा क्वेश्चन है, देखो क्या है कि अगर आप ना कोई भी बुक उठा के आप देखोगे कि इसका मतलब ये है सपोज, और आपने उसका मीनिंग जान लिया सिर्फ, या फिर आपने उसका मीनिंग क्रैम कर लिया, आपने कंटेक्स्ट जानने की कोशिश नहीं की कि वो वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज होता है, तो फिर ये क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब तो सबको पता है कि क्या है, प्रोडक्टिव है इसका मतलब, है ना। चलो मैंने इतना मीनिंग जान लिया। और अगर मैं बोलूँ कि इसका ऑपोजिट क्या है, स्टाइल है, एरिड है, बैरन, आपको पता है बैरन का मतलब बंजर होता है, और एरिड भी एक तरीके से अनप्रोडक्टिव है, इसका मतलब भी अनप्रोडक्टिव है, इसका मतलब भी अनप्रोडक्टिव है, इसका मतलब भी अनप्रोडक्टिव है। अब कौन सा टिक करोगे, एक ही ऑप्शन आएगा, ऐसा तो नहीं है तीनों आ सकते हैं। अब समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल का मतलब क्या होता है, ऑफ अ पर्सन, मतलब ये इंसानों के लिए यूज किया जाता है। कोई भी एक ऐसा इंसान दैट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है, और ये एडजेक्टिव है। एरिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी ड्राई, कोई भी एक ऐसी प्लेस जहां पे पानी नहीं है, सूखा पड़ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एरिड, ठीक है। और बैरन का मतलब क्या होता है, नॉट ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा रीजन या फिर कोई भी ऐसा प्लेस, सच प्लेस जहां पे वेयर प्लांट्स कांट बी ग्रोन, ठीक है। अब मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, अब देखो क्या होगा। अब देखो जो चीज़ बहुत ज़्यादा सूखी है वो भी तो अनप्रोडक्टिव ही होगी, ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे बंजर है, वहाँ पे आप नहीं कर सकते। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो स्टाइल है ना, ये किसी इंसानों के कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, लेकिन उसने किसकी बात की है, रीजन की बात की है। तो कोई रीजन फर्टाइल होगा तो इसका मतलब कोई रीजन ही फर्टाइल होना चाहिए। रीजन का मतलब क्या है, कोई भी प्लेस। तो बैरन का मतलब स्पेशली प्लेस के रेफरेंस में यूज़ होता है, कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे पौधे ना उग सके या पौधे ना उगाए जा सकें। तो इसी वजह से इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, बैरन। तो सिर्फ सिनोनियम एंटोनियम की पीडीएफ या फिर बुक पढ़ने से आप इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको भी 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम आपके पास है, आपको रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। डेली दी हिंदू का जो एडिटोरियल है वो पढ़ना है। अगर आप आज से शुरू कर देंगे और 2-3 महीने 3 महीने नहीं पढ़ लेंगे तो वोकैबुलरी सारी उसी में से कवर हो जाएगी, और कुछ खास करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप कोई बुक कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बोला कि कंटेक्स्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपके पास कंटेक्स्ट नहीं है कि ये कौन से कंटेक्स्ट में यूज होता है, ये कौन से कंटेक्स्ट में यूज होता है, तो ऐसे करने से फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो कंटेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट चलते हैं। सम सिक इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, इन, याद रखना, है ना। एक होता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, ई से याद रखना, एग्जिट, जो जा रहा है ना, जो आउट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एमिग्रेंट। जो इन कर रहा है, आ रहा है अंदर, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। समझ आ गई बात, ठीक है। अब एमिग्रेंट का मतलब जो आ रहा है हमारे पास, ठीक। ई वाले का मतलब जो जा रहा है। तो एमिग्रेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो जो हमारे पास आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं से चल के आ रहा है, मतलब क्या हो गया, एलियन हो गया। उसका मतलब एलियन कह सकते हो, या फिर वो कह सकते हो जो हम में बिलोंग नहीं करता। तो अब इसका ऑपोजिट क्या है, सेटलर्स। सेटलर का मतलब क्या है, ये भी वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं आके सेटल हो रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आके सेटल हो रहे हैं तो उसका मतलब घर छोड़ के जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये तो वहीं भी बिलोंग नहीं कर रहे। अगर कोई इंसान है, मैंने बोल दिया चिंटू है, चिंटू क्या है, सेटलर है, ठीक है। तो सेटलर का मतलब मैंने बोल दिया कि एक रीजन है, मैंने बोल दिया कि ये चंडीगढ़ है, ठीक है। तो अगर ये चंडीगढ़ का सेटलर है तो इसका मतलब ये चंडीगढ़ इसका नेटिव प्लेस नहीं है, ये इसका घर नहीं है, घर इसका कोई और होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद आता है नेटिव। नेटिव का मतलब आपको पता होगा, नेटिव में एक वर्ड है दैट इज एनएटी। एनएटी रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बर्थ या फिर बॉर्न, ठीक है। तो इसी से वर्ड बनते हैं नेटिव, नेशन, नेशनलिटी,
ठीक है, तो ध्यान रखना। नेशनल का मतलब क्या होता है कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी क्या, इंडियन है। नेशन कौन सा नेशन है, इंडिया है। तो जहाँ पे हम रहते हैं, तो नेटिव प्लेस का मतलब वही होता है कि जहाँ पे हमने जन्म लिया। तो इसी वजह से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास ना कोई काम धंधा नहीं है और वो ट्रैवल करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, दैट इज कॉल्ड वेगाबॉन्ड्स। ठीक है, ध्यान रखना। फॉरेनर्स आपको पता होंगे, जो हमें बिलोंग नहीं करते। फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है, फॉरेन प्लेस भी हो सकती है, फॉरेन पीपल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ फॉरेन, अगर मैं पूछूं कि फॉरेन क्या है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको नाउन समझते हैं। तो फॉरेन का मतलब विदेश नहीं, फॉरेन का मतलब विदेशी होता है। तो फॉरेन लैंग्वेज, जब मैंने बोला फॉरेन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज एक नाउन है, फॉरेन एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। इसका मतलब विदेशी है। अगर आप फॉरेनर लगा दोगे, ER लगा दोगे, वो नाउन बन जाएगा। जैसे फॉरेनर्स लगा दिया इसने, बाद में एस डाल दिया, तो फॉरेनर एक नाउन है। जैसे मैंने बोल दिया कोई भी वर्ड है, टीच, तो टीच एक वर्ब है ना। तो सॉरी, एडजेक्टिव था ये। अगर टीच एक वर्ब है जिसके पीछे आप ER लगा दोगे वर्ड के पीछे, वो नाउन बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने बोल दिया पेंट, इसके पीछे ER लगा दिया, तो एक ऐसा व्यक्ति जो पेंट करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ पहली स्टेजेस में होती है, इनिशियल स्टेजेस में होती है। अगर कोई चीज़ इनिशियल स्टेजेस में होती है तो वो सिंप्लीफाई होगी, मतलब सिंप्लीफाइड होगी, है ना। तो बहुत सिंपली, जो सिंपल है चीज़, तो इसको अपोजिट देखना है। अनयूजुअल तो नहीं हो सकता, प्राइमरी भी नहीं हो सकता, नेव, एडवांस्ड। नेव का मतलब क्या, नेव एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब क्या होता है, कोई इंसान ऐसा है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से उसको सही और गलत की परख नहीं है, गुड जजमेंट नहीं है, तो लल्लू लाल है, उसको कोई भी लल्लू बना सकता है। तो ये बेसिकली नेगेटिव है, ही इज़ टू नेव, ही इज़ वेरी नेव, तो इसका मतलब है उसको कोई भी पागल बना देगा। ठीक है, एडवांस्ड, एडवांस नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि एडवांस मैथ होता है, एडवांस्ड मैथ होता है, एडवांस्ड मैथ होता है, ध्यान रखना। एडवांस स्टेज होती है, एडवांस स्टेजेस होती हैं, एडवांस्ड होती हैं। एडवांस्ड का मतलब जो फाइनल कह लो, या फिर जहाँ पे अगर आप आगे पहुँच गए, एडवांस स्टेज तक पहुँच गए, एडवांस स्टेजेस तक, तो इसका मतलब चीज़ें वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगी और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएंगी, है ना। तो इसी वजह से इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, एडवांस्ड। ठीक है जी, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है। इट इज़ टाइम यू वेंट आउट एंड ब्लैंक। अब आपने अगर पढ़ा होगा कि जब भी हम इट इज़ टाइम लिखते हैं, इट इज़ हाई टाइम लिखते हैं, इट इज़ राइट टाइम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम मूड का यूज़ करते हैं। इसको हम पास्ट सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। ठीक है, तो ये टेंस का पार्ट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पास्ट सब्जंक्टिव मूड में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, या फिर कभी कभी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से आप देखोगे सारी सेकंड फॉर्म उसने दी हुई है। तो इट इज़ टाइम यू वेंट आउट एंड ब्लैंक यू आर लिविंग। तो भाई लिविंग को क्या करोगे, है ना, जो मतलब बाहर जाके चीज़ें कमाओगे ना, तो पैसा कमाओगे। तो इसी वजह से अफोर्ड तो नहीं है। अफोर्ड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप खरीद सकते हैं, आपकी रीच में है ना, तो उसकी बात तो नहीं कर रहा, कमाने की बात कर रहा है। कमाने का मतलब यहाँ पे क्या है, अर्न करना। गेन करना भी नहीं हो सकता, कोई चीज़ जीतनी थोड़ी ना, लाइफ थोड़ी ना जीतनी है ना, कमाने जाना है। तो इसी वजह से बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, द एलिफेंट फेल इनटू अ ब्लैंक द हंटर्स हैड सेट। तो एलिफेंट किस में गिरा, ट्रैक में गिर गया। क्या वो ट्रैक की बात कर रहा है कोई, ठीक है, ट्रैक में वो भाग रहे हैं लोग, ट्रैक तो नहीं है, ट्रैप। ट्रैप हो सकता है। ट्रैप का मतलब क्या है, कोई भी एक प्लान जो आपको फंसाने, किसी इंसान को फंसाने वगैरह के लिए, ट्रिक करने के लिए बनाया गया हो, तो ये प्लान की बात हो सकती है। इसी वजह से ट्रैप इज द राइट आंसर। ट्रिक में गिर नहीं सकते, ट्रैप में गिर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक का मतलब प्लान नहीं होता है, ट्रैप का मतलब प्लान होता है। ठीक है, ट्रंक के बहुत सारी मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ट्रंक का मतलब जो मोटी स्टेम होती है पेड़ की, उसको बोल सकते हैं, या फिर घर में हम जहाँ पे हम हमारा गहना रखते हैं वहाँ पे उसको ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, या फिर एलिफेंट की नोज़ को हम ट्रंक बोलते हैं। तो ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल ब्लैंक व्हेन यू हैव वॉर्न इट, है ना। तो अभी जो ड्रेस है तो इतनी टाइट नहीं है, जब आप पहनोगे तो ये सेट आ जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे बेंड है, एक्सपैंड है, स्क्वीज है, स्ट्रेच है। तो आप देखोगे इसके सिनोनियम एंटोनियम पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको कंटेक्स्ट और उसका कंटेक्स्ट वाला मीनिंग समझ आता है तो आप कर लोगे, वो रीडिंग से ही बनेगा,
है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सोडियम एंटोनियम याद करके रट के बैठे होंगे, उनसे नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। तो ये एसएससी वालों में खास दिक्कत है, बैंकिंग वाले इसको जल्दी से कर लेंगे क्योंकि उनको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने की आदत है, एसएससी वालों को दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है। देखो ध्यान से क्या है, इट इज ब्लैंक, है ना। तो बेंड का मतलब क्या है, किसी एक डायरेक्शन में मुड़ जाना, ठीक है। एक्सपैंड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो है ना, तो ज़्यादा वाइड हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस पे ज़्यादा या वाई एक्सिस पे ज़्यादा खींची जा रही है। स्क्वीज का मतलब क्या है, हाथ से किसी चीज़ को प्रेस करना, ठीक है, टू प्रेस, ठीक है। और स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि पहले तो फैलना और वापस आ जाना, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है। स्ट्रेच, मैंने कहा बॉडी स्ट्रेच कर लो सुबह सुबह, जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो वापस भी तो उसी नॉर्मल पोजीशन में आते हो या फिर स्ट्रेच्ड ही रहते हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपैंड का मतलब मैटर एक्सपैंड कर गया, है ना, रबड़ पर ये रबड़ एक्सपैंड कर गई, वो वापस तो नहीं आएगी, जो चीज़ एक बार एक्सपैंड करके कर गई, है ना। तो इसका मतलब ये वापस नहीं आएगा। तो टाइट का मतलब क्या है कि भाई जब आप पहनोगे सेट आ जाएगी, है ना, जब उतारोगे तो वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे सही आंसर क्या आना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आना चाहिए, स्ट्रेच, ठीक है जी। With his back to an old man, he stood at the window, fist clenched and his shoulders blank with his choked sobbing. देखो ध्यान से, तो वो कह रहा है कि उसकी जो बैक है ओल्ड मैन की तरफ है, he stood at the window। सिनेरियो इमेजिन कर लो कि सपोज कर लो कि ये जो बोर्ड है ये एक मेरे लिए विंडो है और मैं इस तरफ खड़ा हूँ और किसकी बैक की तरफ खड़ा हूँ, विद इज बैक टू एन ओल्ड मैन, मतलब मेरी बैक किसी ओल्ड मैन की बैक के साथ लग रही है। ओल्ड मैन जनरली फादर्स को रेफर किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, अंकल भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वो मैं ऐसे खड़ा हूँ, वो उधर को खड़े हैं, ठीक है। फिस्ट क्लेंच, क्लेंच का मतलब क्या है कि अच्छा बंद है, अच्छे से, है ना, बहुत गुस्से में है या किस तरीके से है, तो बंद है मुट्ठी मेरी, फिस्ट का मतलब मुट्ठी, ठीक है। एंड हिज शोल्डर्स की बात कर रहा है, शोल्डर्स में बताना है कि वो शिवरिंग हो रही है, शेक कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। विद हिज चोक्ड सॉबिंग, सॉब का मतलब क्या होता है, सॉब एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू क्राई नॉइजली, ठीक है। या फिर मतलब जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुख में होता है या एक्साइटेड होता है या फिर दुख भरी में होता है, शॉक्ड होता है, तो वो जिस तरीके से रोता है, आवाज़ कर करके रोता है ना, सांस ले लेके रोता है, उसको बोलते हैं सॉबिंग। और चौक का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या फिर अपसेट हैं और कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं ना, होता है ना कि इंसान रो ही रहा है, बोल नहीं पा रहा, तो उस वो सिनेरियो है, सिनेरियो समझ गए आप क्या है। तो इंसान ऐसे खड़ा है, मुट्ठी बंद है और रो रहा है और बोल नहीं पा रहा कुछ, है ना। तो उसके जो कंधे हैं वो क्या है, वो शिवर कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब आप समझोगे ध्यान से, ऑलमोस्ट सभी में जो है मूवमेंट हो रही है ना, लेकिन आप देखोगे कि उस इंसान ने इतना सारा इमोशन भरा हुआ है। शिवर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो शेक कर रही है, कब शेक कर रही है, जब आप अपसेट हैं या तो ठंड लग रही है ना, या कोई इंसान अपसेट है, फ्राइटन्ड है, शॉक्ड है ना, एंग्री है, उस केस में जब शेक करती है बॉडी, दैट इज कॉल्ड शिवरिंग, है ना। अदरवाइज शेक क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें इमोशन नहीं है ना, ये शेक कर रहा है, ये शेक कर रहा है ना, लेकिन ये शिवर नहीं कर सकता। जो शिवर है वो इंसान ही कर सकता है, ऑफ अ पर्सन, है ना। इंसान वाइब्रेट नहीं कर सकता, है ना, बॉडी वाइब्रेट कर सकती है, लेकिन जब आप उसमें सॉल डाल दोगे, है ना, उसमें जब आप आत्मा डाल दोगे तो इंसान वाइब्रेट नहीं कर सकता, इंसान शिवर ही कर सकता है, उस कंटेक्स्ट में है ना। तो आप ध्यान रखो, एक कोई चीज़ है, कोई मोटर है, वो शिवर कर सकती है, वाइब्रेट कर सकती है, मशीन है ना, कोई चीज़ है वो शिवर कर सकती है, वाइब्रेट कर सकती है, वो शिवर नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें वो फीलिंग नहीं आएगी। वो कोल्ड वाले कह सकते हो या फिर आप वो फ्राइटेंड वाला, शॉक्ड वाला कह सकते हो। तो इसी वजह से जो मैंने आपको सिचुएशन एक्सप्लेन की, उसके हिसाब से शिवर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो ये नहीं आ सकते। नेक्स्ट, द ब्रीव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड। ब्रीव का मतलब क्या होता है, इफ समबडी इज ब्रीव्ड तो उसका नियर या डियर कोई ना कोई इंसान की मौत हो जाती है ना। तो मदर ने गैलेंट्री अवार्ड रिसीव किया, तो इसका मतलब उसके बेटे की मौत हुई, इसी वजह से वो ब्रीव्ड सिचुएशन में है, वो ब्रीव्ड हो गई, ठीक है। गैलेंट्री का मतलब, गैलेंट का मतलब क्या होता है, करेज, साहस, हीरोइक, ठीक है, साहस दिखाना, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जो बहुत डिफिकल्ट है, तभी तो उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसने किसी युद्ध वगैरह में गोली वगैरह खाई या फिर, है ना, तो वो डिफिकल्ट थी सिचुएशन। ब्लैंक ब्रेव, हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर, ठीक है, इन द नेम ऑफ, इन ल्यू ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। अब देखो
इन द नेम ऑफ का मतलब क्या होता है? एक तो इन द नेम ऑफ का मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ। अगर ये दोनों ही सिनोनियम है तो अगर ये नहीं आ सकता तो फिर ये भी नहीं आ सकता, अगर ये आ सकता है तो फिर ये भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल, तो इसी वजह से ये दोनों गलत हो गए। तो ये भी आप खेल सकते हो पेपर में, है ना, कि ऑड वन आउट कर सकते हो, जैसे भी आप समझ लो। तो इसी वजह से इन द नेम ऑफ का मीनिंग समझा देता हूँ। एक तो इन द नेम ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मैं बोल दूँ, हैव यू रिसीव्ड एनी लेटर इन द नेम ऑफ लिजा, क्या कोई ऐसी लेटर आई है जिस पे लिजा लिखा हो? तो बीरिंग अ नेम मतलब जिस पे नाम वगैरह लिखा हो, एक तो वो मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग होता है कि अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे आजकल दंगे हो रहे हैं इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मतलब कोई पूछेगा क्यों दंगे कर रहे हो भाई, किसने अथॉरिटी थी? तो हमारे रिलीजन ने हमें अथॉरिटी दी, है ना, हमारा रिलीजन हमें ये कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो हम ये कर देंगे। तो अथॉरिटी लेना किसी से, है ना, बाय गेटिंग द अथॉरिटी, बाय द अथॉरिटी ऑफ, तो वो मीनिंग भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये इसी वजह से नहीं है। फॉर द सेक ऑफ भी हो सकता है। फॉर द सेक ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉर समबडी और फॉर समथिंग, फॉर द सेक ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। इन लिeu ऑफ का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ, ठीक है। ही एंडेड रूम नंबर 13 इन लिeu ऑफ रूम नंबर 14, मतलब वो 13 में चला गया, 14 में जाना था उसको, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब उसके बिहाफ पे हमने ये अवार्ड लिया, तो इसी वजह से सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब आगे थोड़ी सी एरर स्पॉटिंग। नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी हो, लेकिन जो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो आप नोट डाउन करोगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो आई होप कि आप बोर नहीं हो गए। और चलिए आगे चलते हैं। नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ राम एंड हिज फ्रेंड्स हैज और हैव अराइव्ड, है ना। तो जब हमने एंड लिख दिया तो भाई साहब एंड लिखने का मतलब क्या है कि जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा। एंड का मतलब तो जोड़ डाल दिया ना, अपने एडिशन साइन डाल दिया कि जो रोल इसका है सेंटेंस में वो रोल इसका है। अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ये भी सब्जेक्ट है ना। तो इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट है, तो हमने प्लूरल हो गया, तो इसी वजह से क्या आ गया? हैव आ गया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गया। क्या सिचुएशन चेंज हुआ समझ लो, जस्ट अ मिनट। क्या चेंज हुआ? अब उसने क्या किया? अब उसने एंड की जगह पे क्या डाल दिया? और डाल दिया। अब और का मतलब क्या होता है? चॉइस। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, टी और कॉफी, है ना, क्या लोगे, चाय और कॉफी? अब ऐसा तो नहीं दोनों ले लोगे, या तो चाय लेनी पड़ेगी या कॉफी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने और लगाया। तो और का मतलब क्या होता है? चॉइस। तो चॉइस का मतलब क्या है कि या तो ये या फिर ये, लेकिन दोनों का रैंक सेम है ना। चाय भी ले सकते हो, कॉफी भी ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास दोनों का सामान है, हमने तो बनाना ही है ना। तो ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, दोनों के पास पावर है, तो किसको माने? लेकिन दोनों को तो मान नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि ये वर्ब लिखी हुई है तो कहते हैं कि जो वर्ब के क्लोजर है उसी को सब्जेक्ट मान लो, है ना। दोनों हो सकते हैं, हो दोनों सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, किसी एक के साथ तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा। तो हमने क्या कहा कि जो वर्ब के क्लोजर है उसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, बस यही मैटर करता है कि वो पास में होना चाहिए, है ना। तो इसी वजह से अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स, तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ये ध्यान रखना था उस समय। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप देखोगे यहाँ पे नॉर, और जैसे और है वैसे ही नॉर है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ? क्लर्क। तो ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द कार विच वेंट पास्ट अस when we were driving on a highway must have been doing at least 100 miles an hour। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है, और इसका आंसर आपने कमेंट करना है कि क्या आंसर आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि 100 माइल्स गलत है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ ये सही है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया इसको गलत बता रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये कितना है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं 100। बेटा ये 100 नहीं, ये 100 है, तो ये 100 नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 100 नहीं है, ये 100 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूँगी ये कितने हैं, ये 100 बोल दोगे, ये 200 है ना, तो ये 100 है। तो 100 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 100। तो आ तो लिखना ही पड़ेगा, फिर बोलोगे माइल आएगा, ठीक है, क्योंकि आ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैंने लिखा कि 100 या 100, मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा बैग, लेकिन मैंने लिखा 5, तो 5 के बाद क्या लिखना पड़ेगा? बैग लिखना पड़ेगा ना।
वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 100, तो 100 के बाद क्या बैग लिख सकते हो, बैग्स ही तो लिखना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100 या 500 तो माइल लिखोगे, माइल्स लिखोगे, माइल्स ही तो लिखोगे। मैंने लिखा ये कितने 1000, बेटा सुधर जाओ 1000, ठीक है, ये कितना है 1000 माइल्स, ठीक है। तो आपने इसका आंसर कमेंट करना है। आगे चलते हैं। राजू विल बी बैक इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड, ठीक है, वो अब्रॉड रहने के बाद 1 साल बाद मतलब आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ईयर पढ़ते हैं, ईयर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जब आप इसको ईयर लिखते हैं, इसको बोलते हैं ईयर, ये की साउंड आती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसके साथ हम आ का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ नहीं करते। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई हैव मच वर्क टू डू, तो यहाँ पे देखो आई हैव समथिंग, आई हैव व्हाट वर्क, वर्क अकाउंटेबल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो मच लिखा होना चाहिए था, मच बिल्कुल ठीक है। तो इसी वजह से कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम है, किस लिए, करने के लिए। मैंने बोल दिया कि आई हैव मैनी बुक्स टू रीड, तो अगर यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैनी आएगा, मच नहीं आ सकता, ठीक है। किस लिए, पढ़ने के लिए, तो ये उससे हमने आगे इन्फिनेटिव लिख दिया। नो एरर। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है एक एरर स्पॉटिंग में, जब नो एरर हो जाए तब दिमाग खराब हो जाता है कि कहाँ पे एरर लगाएं, क्योंकि वो तो एररलेस है, ठीक है। और हमने सोचा होता है कि कहीं ना कहीं तो एरर ढूंढ के लगाना ही है, ये दिक्कत आती है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये ग्रामर अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी। जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रामर 01 हमारी इलेक्ट्रिक इंग्लिश ऐप पे बैच है, वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं मेरे से, बहुत अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है बढ़ाने की, ठीक है। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800s। देखो यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑफ केयरफुल, है ना। जब भी हमने किसी ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना होता है जिसपे हम क्या करते हैं, यस नो होते हैं, डाउटफुल होते हैं, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, ना कि ऑफ का। ऑफ का मतलब क्या होता है, रिगार्डिंग, है ना, या फिर ऑफ का मतलब पोजेशन होता है। पोजेशन भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है। मैंने बोल दिया वन ऑफ देम इज हेयर, तो वन ऑफ देम, देम क्या टोटल, टोटल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, ऑफ। मैंने बोल दिया द हाउस ऑफ लिजा, तो ये घर किसका है, लिजा का। पोजेशन दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, ऑफ का यूज़ किया। यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। अगर मैं बोलूँ डिपेंड, तो डिपेंड के साथ ऑन यूज़ करोगे, ऑफ, डिपेंड ऑन, क्योंकि डिपेंड का मतलब क्या है, जिस चीज़ पे डिपेंड करेगा उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, ऑन। तो इसी वजह से यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का। बोलेंगे स्टूडेंट्स पहले तो आपने बिहाफ कर दिया, बिहाफ के साथ ऑफ आएगा, ठीक है। बिहाफ था वो, बेस्ड नहीं था, तो इसी वजह से ध्यान रखना, ये बी आंसर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे बिहाफ कहाँ पे, बेटा ये अभी हमने क्वेश्चन किया है बिहाफ वाला, ये रहा, जाग जाओ, ठीक है। नोट्स बना लो, ठीक है। दूर लेटे हुए हो, स्क्रीन पे चल रहा है, हाँ जी सर पढ़ा रहे हैं, हमें क्या लेना देना, करते रहे वो मेहनत, ठीक है। पास होना है तो भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, देखो नोट तो करना ही पड़ेगा, नहीं नोट करोगे तो फिर मार खा जाओगे, कोई और तो कर ही रहा है, आप नहीं कर रहे थे। टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस, ठीक है। कार्नेज का मतलब क्या होता है, खून खराबा, ठीक है। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो वो जो दृश्य है, वो सीन है, तो उसकी बात कर रहे हैं। आज न्यूज़पेपर जो है खून खराबे से भरा पड़ा है, ठीक है। तो इसका क्या ढूंढना है हमने, नियरेस्ट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। सिनोनियम ढूंढना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड शेड होगा, लस्ट होगा, कंसर्न होगा, सटायर होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड शेड, ठीक है। तो बहुत सारी जब लार्ज नंबर ऑफ किलिंग्स होती हैं तो उसको हम स्लॉटर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया जी। तो लस्ट का मीनिंग आपको पता होगा, कंसर्न का मीनिंग पता होगा, सटायर। सटायर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी स्पीच या फिर ऐसी राइटिंग जिससे आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। विटी लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ठीक है। विटी का मतलब विटी वर्ड कहाँ से बना, विट से। विट वर्ड कहाँ से बना, विजडम। विट का मतलब क्या है, विजडम, ठीक है। जब आपकी स्पीच या आपकी लैंग्वेज फुल ऑफ ह्यूमर है, आप वो ह्यूमर या फिर आप एक बड़े अच्छे तरीके से किसी को इंसल्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो जो स्पीच है, लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड सटायर, ठीक है। पॉलिटिकल सटायर, सोशल सटायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। ठीक है, एक कौन सा रिलीजियस गिफ्ट जो मैन को ह्यूमन बनाता है वो अभी भी जिंदा है इंडियन सोल्स में। मिस्टिकल, इसका सिनोनिम देखना है, मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, मेटाफिजिकल, फिलोसफिकल। सबसे पहले रिलीजियस का मतलब क्या होता है ना, रिलीजियस का मतलब क्या है, एनीवन, क्या सोचते हैं आप, ठीक है। रिलेटेड टू रिलीजन ये भी कह सकते हैं, या फिर रिलेटेड टू स्पिरिट या स्पिरिचुअल ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो चलो हम इसकी बात करते हैं, मिस्टिकल। देखो मिस्टी वर्ड बना, मिस्टिकल एक एडजेक्टिव है। मिस्ट्री क्या होती है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सके, जिसको साइंस सॉल्व नहीं कर सकी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें रिलीजन आएगा ही आएगा। अब बरमूडा ट्रायंगल है, वो सॉल्व नहीं हो सकी, क्या उसमें कोई रिलीजन का पार्ट है? नहीं, हम तो ये बात नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसका लेना देना रिलीजन से ही हो, तो इसी वजह से ये तो आंसर नहीं हो सकता। देखो नेक्स्ट क्या, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल किससे वर्ड बना, स्पिरिट से बना, ठीक है। अच्छा, स्पिरिट का मतलब क्या है, लैकिंग फिजिकल बॉडी या लैकिंग फिजिकल सब्सटेंस। कॉर्पोरियल, इसका ऑपोजिट, कॉर्पोरियल पनिशमेंट आपने सुना होगा। कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है, ऑफ बॉडी। कॉर्पोरियल नीड्स मतलब जिस्म की नीड्स जो है इंसान की, ठीक है। तो कॉर्पोरियल का मतलब क्या है, हैविंग बॉडी। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, लैकिंग बॉडी, स्पिरिट से ही बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट सिनोनियम हो गया। तो इसी वजह से बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा एक रूट वर्ड है, नोट कर लो, आजकल ज़्यादा चलता है आजकल मेटावर्स वगैरह वगैरह। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड समथिंग, ठीक है। तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें फिजिकल लाइफ से बहुत दूर हैं, समथिंग दैट कैन बी कॉल्ड सुपरनैचुरल, है ना, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसको हम समझ नहीं, साइंस नहीं समझ सकती, तो उसको हम बोल सकते हैं। फिलोसफिकल का आपको मतलब पता ही है कि फिलोसफी का मतलब क्या होता है ना, लाइफ को जानना, व्हाट इज़ लाइफ, कि लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे उन्होंने सक्सेस हासिल किया, या फिर लाइफ को कैसे जिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फिलोसफिकल। तो ये तो नहीं हो सकता। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम जो होगा दैट इज स्पिरिचुअल, रिलेटेड टू स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या, बात किसकी कर रहे हो यार, सोल की बात कर रहे हैं साफ साफ, ठीक है। सोल और स्पिरिट ऑलमोस्ट सिनोनिम है, सेम ही तो है, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन, ठीक है। हमारे लिए इमेजिन करना डिफिकल्ट है कि ये सेफ्टी कितना मायने रखती है हमारे लिए। यहाँ पे इमेजिन का मतलब फील करना है, अंडरस्टैंड करना है, थिंक करना है, सी करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से 3 आंसर आ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन फिर से वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। उसने बहुत सोच समझ के एक डिफरेंस बना के डाला है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे सोचना भी ये डिफ़िकल्ट है या समझना भी डिफ़िकल्ट है, सोचना डिफ़िकल्ट है। तो इसी वजह से इमेजिन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आ जाएगा, थिंक। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई सी, है ना। तो कोई आपको बोल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो आपने बोल दिया आई सी। आई सी का मतलब भी समझना ही होता है, उसका मतलब भी सोचना ही होता है, कंसिडर करना ही होता है। और ये कंसिडर करना, थिंक करना, सबका मीनिंग अल्टीमेटली समझना ही होता है, ठीक है। तो वो बात अलग है कि उसने थोड़ा सा फाइन लाइन बना के इसको वैसे पोर्ट्रे किया। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, थिंक। नेक्स्ट, public service is not merely something that occupies the hours you are doing it, but it invades all your life and experience and affects them in one way or the other। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वर्ड उसने लिखा इन्वेड। इन्वेड का मतलब क्या होता है, टू एंटर, ठीक है, एंटर कर जाना, एंड टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इंट्रूड अपॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इंट्रूड। तो इसका मतलब क्या है, प्रिजर्व करना है, डिमोलिश करना है, कवर करना है, स्पॉइल करना है। देखो जिसका कंटेक्स्ट स्ट्रॉन्ग है अगेन वो कर लेगा, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो कह रहा है कि पब्लिक सर्विस जो है वो सिर्फ आपके ऑफिस आवर्स कंज्यूम नहीं करता भाई। जब आप घर चले जाते हो ना तब भी आप ऑफिस में ही बैठे रहते हो। पब्लिक सर्विस तो एक ऐसी सर्विस है, ठीक है, कभी भी आपको बुला लेंगे, हाँ जी आ जाओ ऑफिस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैठे हो घर पे। वो बच्चे चलेगी आज से 10 साल पहले की, यहाँ बोलते थे ये बाबू साहब हैं ना, तो वेले बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, ऐसा कुछ अब नहीं रहा। तो यहाँ पे वो देखो क्या कह रहा है, बट इट इन्वेड्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे अनदर। तो यहाँ पे हम किसको क्या डाल सकते हैं, अब यहाँ पे क्या आपकी लाइफ प्रिजर्व हो रही है,
प्रिजर्व तो नहीं हो रही, वो तो कह रहा है कि अफेक्ट हो रही है। अगर प्रिजर्व हो रही है तो इफेक्ट कैसे हो सकती है, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, क्या डिमोलिश हो रही है, डिमोलिश का मतलब तो डिस्ट्रॉय करना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, तो इतना नेगेटिव कैसे बोल सकता है कोई, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, अगर डिमोलिश नहीं आ सकता तो स्पॉइल भी नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। अब ये है, तो ये कैसे आ सकता है, अब समझने की कोशिश करना। अगर आपका सेंटेंस यहाँ तक लिखा होता तो फिर हम यहाँ पे स्पॉइल यूज कर सकते थे वर्ड, है ना, क्योंकि डिमोलिश का मतलब तो डिस्ट्रॉय करना हो गया, ठीक है, और स्पॉइल जो है उसकी कम इंटेंसिटी है बेसिकली, ठीक है, तो हम ये यूज कर सकते थे। लेकिन उसने आगे लिख दिया एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे अदर, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वहाँ पे कवर लिख देंगे तो इसका मतलब यही है कि वो आपकी लाइफ, पूरी लाइफ को, कवर का मतलब पूरी लाइफ को कवर करते हुए उसको अफेक्ट करेगा किसी भी तरीके से, या तो इस तरीके से या उस तरीके से। तो इसी वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर यहाँ पे आ सकता है वो कौन सा आ सकता है, कवर, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेड का मीनिंग उसने पहले से ही दे दिया है, बस यहाँ पे तो अपनी लाइफ को कवर कर रहे हो बेसिकली, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट, ही वॉज द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी अ स्टॉन्च नेशनलिस्ट ऑफ लिबरल फोल्ड। तो यहाँ पे लिबरल का मीनिंग हमें बताना है। लिबरल का मतलब क्या होता है कि जब आप दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हो, आप बोलते हो कि हाँ भी वही, ऑल्दो भी मैं सोच रहा हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ लोग कह रहे हैं होना चाहिए, तो आप अपना ओपिनियन पीछे रख के उनके ओपिनियंस को पहले रिस्पेक्ट दे रहे हो कि हाँ भी ऐसे है। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कन्फर्म करना, CONFIRM नहीं, CONFORM। तो कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो ओबे करता है रूल्स को, कंप्लाई करता है, अवॉइड करता है, ठीक है, उसी से कन्फर्मिस्ट बनता है। तो कंप्लाई जिससे कंप्लाई, कंप्लाई विद, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, अबंडेंस, ठीक है। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। प्रोफ्यूज थैंक्स, बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। डॉगमेटिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब तो क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, याद रखना, डॉग, डॉग से कुत्ता जिद्दी होता है ना, तो जैसे कुत्ते की पूंछ कहते हैं ना कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सोच के देखो कि कोई इंसान है, वो सोचता है कि यार ये चीज़ ऐसी ही है, तो उसके लिए वो ऐसे ही है, वो रिजिड रहेगा, वो कभी भी आप उसका माइंड चेंज करने की कोशिश करोगे वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट इज़ कॉल्ड डॉगमेटिक अप्रोच, है ना। तो कोई इंसान किसी चीज़ के लिए, कोई उसका बिलीफ है तो वो मानता है कि वो ऐसे है और वो वैसे ही रहेगा सारी ज़िंदगी। आप उसको, उसके लिए वो फैक्ट ही है, उसके लिए उसका ओपिनियन नहीं, वो तो लेगा हाँ ये ऐसे ही है, ऐसे तो ऐसे ही है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डॉगमेटिक। बायगट भी बोलते हैं, ठीक है, बायगटरी। तो बायगट इसका सिनोनिम हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ये बंदा मान भी जाएगा ये, लेकिन ये कभी नहीं मानेगा, ठीक है। प्लेंटीफुल का मतलब लॉट्स ऑफ, इसका सिनोनिम ये है, ठीक है। तो प्लेंटीफुल का मतलब अबंडेंस। टॉलरेंट, जो टॉलरेट करेगा, हाँ भाई मेरा ओपिनियन तो ये था लेकिन उसका आया था, मैं फिर भी टॉलरेट कर रहा हूँ, तो सही आंसर क्या आ जाएगा ये। आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हमारी ऐप है इलेक्ट्रिक इंग्लिश, मैं ही पढ़ाता हूँ इंग्लिश, और आप जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, मतलब ग्रामर वगैरह, उसमें ये बैच में ना सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ाएगी, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वैसे ही मैं ग्रामर भी पढ़ाता हूँ कि लैंग्वेज के साथ डील कैसे करना है, लैंग्वेज को समझना कैसे। आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं, हमने EPFO की एक प्लेलिस्ट बना दी है, इसमें ये 8 घंटे की वीडियो है। सबसे पहले ये वीडियो देखनी है आपको, क्योंकि ये बेसिक्स आपको सिखाएगी कि लैंग्वेज के साथ डील कैसे करना है, कैसे देखना है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंप्लीट मैराथन है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। ये 5 घंटे की क्लास है। जो स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से आप शुरुआत करिए, ठीक है। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और दी हिंदू एडिटोरियल आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है डेली। खुद पढ़ना है, वीडियो नहीं देखनी। वीडियो देख के कुछ नहीं बनता, वीडियो देख के वो सामने वाला आपको समझा देगा, आपने तो सोचने की कोशिश ही नहीं की। तो जब तक आप खुद रीडिंग नहीं करोगे, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज एनहांस नहीं होंगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन नहीं बनेगा, कैसे आप सोचने की क्षमता बढ़ाओगे। तो आपको खुद रीड करना है, जब तक आप खुद रीड नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। कोई से ने आके समझा दिया, बता दिया, वो तो सुन लिया, ठीक है, आपकी इनपुट कहाँ से लगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो हमसे मतलब कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर जो है, इसमें ग्रामर पढ़ाई गई बहुत अच्छे तरीके से, तो ये बैच इनरोल कर सकते हैं। हिंदी में ये बैच है, ठीक है, हिंदी में ही पढ़ाया गया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।